अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान मुश्किल हालात से दो चार है। मुश्किल ये नहीं कि हम हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि असल मुश्किल ये है कि हुकूमत बतौर रियासत तजादात की सियासत से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं। दहशत गर्दी एक बड़ा अफरियत है और हुकूमत उसके चुंगल से निकलने के लिए तालिबान से मुज़ाकरात कर रही है, और जिस अंदाज से कर रही है इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या हुकूमत तालिबान को सियासी मुकाम देने की गलती कर रही है। तालिबान से मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में अमन कायम करना है, मगर तालिबान से मुज़ाकरात के दौरान मुल्क में अमन कायम होता दिखाई नहीं दे रहा। तालिबान इब्तिदा में धमाकों से इनकारी थे और तीसरे फरीक की जानिब इशारा किया जा रहा था, लेकिन आज कराची में जो पुलिस बस पर हमला हुआ और उसमें 13 पुलिस एहलकार शहीद और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए, तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। हर खासो-आम ये सोच रहा है कि हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। कैसे वजीर आजम हैं जो कहते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तालिबान ही करेंगे? क्या वजीर आजम इतने भोले हैं कि उनको नहीं पता कि जो लोग इस तरह से इक़दाम करते हैं उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, और बिल्ली को दूध की रखवाली पर रखने का नतीजा क्या निकलता है? मैं हूं अशफाक इसहाक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7। जी नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7 में आपको खुशामदीद कहते हैं। टॉपिक आपके इल्म में है कि मुल्क दहशत गर्दी का शिकार है। आज हमने ये देखा कि कराची में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया, और सितंबर से जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है ये सबसे बड़ी तादाद में हमने देखा कि पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। चौधरी असलम का मामला सबके सामने है। तालिबान से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और जंग बंदी भी नहीं हो रही, और तालिबान इससे पहले पेशावर में जो गुज़िश्ता रोज धमाका हुआ उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल नहीं की, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है। तालिबान ने जिम्मेदारी पर कबूल कर रही है और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जब तक जंग बंदी नहीं होगी मामला सेटल नहीं होंगे। कराची का मामला आपके इल्म में है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कराची में मौजूद हैं, और जो कराची में ऑपरेशन जारी है उस हवाले से भी काफ़ी जो है तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में। प्रोग्राम में बात करने के लिए सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चीफ रिपोर्टर रफत सईद साहब, इनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा जमील यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं रफत सईद साहब से। रफत साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कराची में ये क्या हो रहा है? क्या मामलात हैं कि पुलिस को इतनी आसानी से टारगेट बना दिया जाता है और दहशतगर्द आराम से फरार हो जाते हैं? ये हुआ क्या आज? देखिए, आज जो कुछ भी हुआ ये उसी तरह से है जो माजी में जिस तरह की वारदातें होती रही हैं। अगर उन सारे मामलात को उस तरीके से परसू कर लिया जाता तो शायद इस किस्म के वाक़यात रुक सकते थे। कराची में ये कोई पहला वाक़या नहीं है, न ये आखिरी वाक़या है। कराची में इससे कबल जो है, अगर हम ले लें कि सितंबर अब जो महीना गुजरा है जनवरी का, और ये फरवरी अभी आज 13 तारीख है, तो इस 51 पुलिस एहलकार और रेंजर एहलकारों को जो है हदफ बनाया गया है। टारगेट उसमें टारगेटेड भी है, उसमें जो है बम धमाके भी हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है और ये मुसलसल पै दर पे हो रही है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि पुलिस में जो एक सूरत हाल बनी है, जो हालिया दिनों में पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन किए, उसमें कुछ एतराज़ात भी आए कुछ सियासी जमातों की तरफ से, खासतौर से MQM ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और खुद पुलिस और रेंजर बज़ाहिर एक पिच पे नजर आते हैं, लेकिन हुकूमत और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो एक पिच पे नजर नहीं आती हैं। बहुत सारे मामलात में एक दूसरे से इख्तलाफात भी हैं, खुद अंदरून खाना हुकूमत, और आप कहते हैं कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक पेज पर नहीं है, लेकिन हुकूमत सपोर्ट तो कर रही है। फिर भी देखिए, हुकूमत सपोर्ट कर रही है। वही वाला मामला है कि बयानात की हद तक कि आनी हाथ से निपटा जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अरसे से इस किस्म के बयानात हुकूमत के सुनते हुए आ रहे हैं। हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही है, खासतौर से सूबाई हुकूमत की, और मरकज उस तरीके से मदद नहीं कर रहा वफाक जिस तरीके से मदद करनी चाहिए। आज इतने सारे वाकयात के बाद वजीर दाखिला जो है, आज से 3 दिन पहले वजीर आजम ने उन्हें हिदायत की थी, 48 घंटे बाद वजीर दाखिला यहाँ पहुंचे। वो भी टर्की जा रहे थे, शायद उन्हें रोका गया और उसके बाद उन्हें कराची आने के लिए कहा गया। आने के बाद बयानात की हद तक वही रिवायती बयानात हैं। अब देखते हैं कि उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, तो उसमें वो क्या कंक्लूजन देते हैं। जो उनकी आज मीटिंग हुई है MQM के साथ और जो उनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ हुई हैं, हमें जो पुलिस जराये ने बताया, जो मीटिंग है उनका ये कहना है कि हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। वजीर दाखिला के सामने तमाम चीजें रख दी जाएंगी, उसमें DG रेंजर, एडिशनल IG और पुलिस वाले जितने भी हैं, और वजीर आला के सामने भी रख दी जाएंगी। अब जैसा वो कहते हैं ऑपरेशन, अब फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा, लेकिन इसमें सियासी मसलहतें कहीं ना कहीं आड़े जरूर आएंगी, जिसके इशारे मिलना शुरू हो गए। अच्छा, एक तो कराची में जो ऑपरेशन जारी है वो जराइम पेशा अनासर के खिलाफ है, भत्ताखोरी के खिलाफ है, और भी दीगर मामला है, टारगेटेड किलिंग के खिलाफ है, लेकिन ये जो तालिबान का आंसर शहर में आ चुका है, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को निशाना बनाया जिस तरीके से जा रहा है, उस पर हुकूमत की तवज्जो किस हद तक है?
सिंध हुकूमत की भी और वफाक की भी। देखिए, वो पॉकेट्स कराची के जहां कहा जाता है कि तालिबानाइजेशन है, जहां पर उनका कंट्रोल है, वहां पर पुलिस की रिट नहीं है, ना रेंजर की अमलदारी है, ना पुलिस की है। वो उन इलाकों में जा नहीं सकते, और जब जाते भी हैं तो एक टारगेटेड ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, वहां तक वो पहुंचते हैं, उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है। एक रिवाज बन गया है ये पुलिस की तरफ से भी और रेंजर की तरफ से भी कि टारगेट कराची में अमूमन सुबह में सुनने में आता है कि रेंजर ने टारगेटेड ऑपरेशन किया, इतने अफराद को गिरफ्तार कर लिया, उसमें टारगेट किलर हैं, उसमें भत्ताखोर हैं, ये सब आदादो शुमार जो है वो आते रहते हैं। लेकिन उसके बाद कराची के हालात में फर्क नहीं पड़ रहा, कराची के हालात में कोई तब्दीली नजर नहीं आती है। यकीनन इसमें हुकूमत की तरफ से कहा, लोग देखते हुकूमत की तरफ हैं। जब आप शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पाएंगे तो फिर यकीनन उस पर उंगलियां उठेंगी, और वो मामलात आ रहे हैं सामने। अब जहां तक बात की आज के वाकई की, आपने 3 महीने तक कहा गया, 3 महीने तक वजीर दाखिला ने ये कहा कि उस वक्त तक ऑपरेशन में कामयाबियां मिली। सितंबर से ऑपरेशन चल रहा था, अभी माह फरवरी है, 3 महीने तक कामयाबियां मिली। उसके बाद व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, उसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं था। अब जो हमें देखने में आता है, जो हम बिल्कुल एक तवातुर से देख रहे हैं कि करने वाले जब चाहते हैं कार्रवाइयां रोक देते हैं, और जब उन्हें करना जहां होती है वो करते हैं। चाहे कितनी आप स्नैप चेकिंग कर लें, चाहे कितने ही आप टारगेटेड ऑपरेशन कर लें, जब उन्हें जहां जिसको निशाना बनाना है वो निशाना बनाते हैं, जहां धमाका करना है वो धमाका करते हैं। अगर इसका वजीर आला सिंध भी इसका क्रेडिट ले रहे थे कि जो टारगेटेड किलिंग कम हुई है, इस तरह के आदाद शुमार वो आज सुबह भी हॉस्पिटल में दे रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एफर्ट्स इस तरह की हैं। अच्छा, कराची की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आप यहाँ पर तमाम तर मामलात पर आपकी भी गहरी नजर है। कितने फैक्शंस हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने अनासर हैं जो यहाँ पर शहर में बदमनी जो है वो फैला रहे हैं, और उनके खिलाफ हमारी क्या कोई हिकमत अमली, या फिर ये जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जब मीटिंग्स होती हैं, ये सारे लोग होते हैं, क्या समझते हैं इनमें कुछ होता है, निकलता है नतीजा? देखिए, अब तक तो हम ये देखते हैं कि जो मेरे ख्याल में इतनी मजबूत आपस में राब्ते शायद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नाम जितना। अच्छा, जमील यूसुफ साहब हमें बताया गया है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनको हम टेलीफोन लाइन पर लेते हैं और खुशामदीद कहते हैं। जमील यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि क्या मामला है ये? एक तरफ कराची अलग से दहशतगर्दी का शिकार है, और यहाँ पर भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और दीगर मामलात पर, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों पर काबू नहीं पाया जा सका। वजीर दाखिला भी कराची में मौजूद हैं, और दूसरी जानिब तालिबान का जो एक अंसर है वो भी यहाँ पर एक्टिव है। क्या हल है इस सारे मामले का? देखिए ना, ये 2-3 इश्यूज आपने एक साथ ही पूछ लिया है। एक तो आप कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन है अगेन भत्ताखोर और इस तरह की जो पेटी क्राइम्स का है, वो तो एक पुलिस स्टेशन लेवल की बात है, उनकी वो परफॉर्मेंस की बात है, उसमें तो काफी डिक्लाइन हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि शुरू का जो इफेक्ट है, जाहिर शुरू का इम्पैक्ट ज्यादा नजर आता है, उसके बाद स्लो होना शुरू हो जाता है इम्पैक्ट। आपके टेररिस्ट कोर्ट नहीं चालू हुए, वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आए, सजाएं बिल्कुल जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, जो हम 10 दफा बात कर चुके हैं। सपोर्ट सिस्टम्स नहीं चल रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये पुलिस को जो टारगेट किया जाता है, फोर्सेस के लोगों को, और जो सेक्टेरियन किलिंग्स हो रही हैं और क्वेटा में जो कार्नेजेस हो रही हैं, ये टेररिज्म के अंडर आता है। ये पुलिस स्टेशन लेवल के काम नहीं है, ये लोकल आईजी और लोकल डीजी रेंजर्स का काम नहीं है। ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम है, एक नेशनल एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट चाहिए। इस कंसर्टेड एफर्ट के लिए जो बात 10 दफा की गई है, वो नेशनल एंटी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेक्टा। आप मुझे बताइए, वो तो हम बना ही नहीं रहे। लेकिन वो जमील यूसुफ साहब, एक बार उसका क़याम कुछ अमल में लाया गया था, उसके बाद से वो फाइलों की नजर हो गई मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जो दांत देने थे वो दिए ही नहीं है, साइडलाइन हो गए, एजेंसीज के अंदर आपस में रिफ्ट हो गई, कौन कंट्रोल करेगा, कौन चलाएगा, कौन डेटा शेयरिंग करेगा, कौन फोन की मॉनिटरिंग करेगा। पापा, ये अपने पर्सनल इश्यूज को छोड़ें, लीड लें और बैठें और मीटिंग करें और इन पर डिसीजंस लें। आप चाहे तालिबान से अब आप डिस्कशन कर रहे हैं, अब आप टीवी खोलिए तो इतना डिमोरलाइजिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। हम जो आपके एंकर्स को सुनते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गलती कर रहा है और तालिबान सही कर रहा है। नेशनल यूनिटी नहीं है इसके अंदर। जिसके लोग मरे हैं ना, आप उनसे पूछिए कि उन पर क्या बीत रही है।
हम जो बैठ के कह देते हैं कि ये करना चाहिए, क्या नेगोशिएशंस करेंगे आप टेररिस्ट से? मुझे बताइए कौन सा पॉइंट एजेंडा का बाकी रह अच्छा, यही सवाल हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी उठाया था कि तालिबान से जो मुज़ाकरात होते रहे, जो मुआहदे होते रहे, उनकी कुछ अच्छी नहीं है। 2004 से ये मुआहदे होना शुरू हुए और अब तक हमने ये देखा कि मुज़ाकरात होते रहे, मुआहदे होते रहे, लेकिन तालिबान ने कैदी भी अपने रिहा करवा लिए, इसके अलावा जो पेमेंट्स भी ले ली जो उनके नुकसानात हुए। इस बार भी मुतालबात कुछ डिफरेंट नहीं है। कितनी कामयाबी की उम्मीद नजर आ रही है तालिबान से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें आपको? नहीं, मुझे तो 0% नजर आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी दफा आप नेगोशिएशंस के लिए गए हैं, आपने होल्ड किया है, उनको जब वापस आए हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथेंड आए हैं। अभी आप देखिए, एक तालिबान के जो हैं अजीज साहब हैं, जो लाल मस्जिद के हैं, उनका बयान देख लीजिए कल का क्या है। 500 लड़कियां सुइसाइड बॉम्बर्स तैयार हैं। अब ये थ्रेट दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ओके, और आप नेगोशिएटिंग टीम में हैं, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इस तरह से तो पाकिस्तान भी कह सकता है, हमारे पूरी फौज है हमारे पास 10 लाख लोगों की। तो ये चीजें नहीं चलती हैं, कोई सीज फायर नहीं हुआ है, कोई चीज बातचीत में कोई नेशनल यूनिटी नहीं है। यहाँ तो हर आदमी एक्सपर्ट बना हुआ है, वो कहता है नेगोशिएट कर लो, कोई कहता है ये कर लो, कोई प्रेशर डाल रहा है, कोई गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने बॉम्बिंग की तो इतने इनोसेंट मारे गए। जो 60,000 65,000 इनोसेंट पाकिस्तानी मारे गए हैं पिछले 10 साल में, उसको कोई पूछ नहीं रहा। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो रूल ऑफ लॉ के लिए कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं हम मारेंगे। अच्छा, एक चीज और भी हमें नजर आई है यहाँ पर कि पहले तो हम ये देखते थे कि खैबर पख्तूनख्वा या फाटा निशाना बनता था। अब पहले उन्होंने ये कहा कि हम पंजाब को भी निशाना बनाएंगे। अब कराची में हम देख रहे हैं कि जहां पर उनको दिल चाहता है वहां पर वो टारगेट कर देते हैं। रफत सईद भी ये कह रहे हैं कि उनके लिए वो सिर्फ इंतजार करते हैं और उसके बाद अपनी कार्रवाई कर देते हैं। इसमें हुकूमत को कोई क्रेडिट नहीं जाता। बिल्कुल सही है, रिफत की जो फ्रस्ट्रेशन है बिल्कुल सही है कि अभी रिवायती बयान से खत्म करें। बयान की कोई जरूरत ही नहीं है, आप अपना एक्शन करिए, आप लोगों को पीस लाइए और उन चीजों पे आगे इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। केपीके में देखिए, या थिएटर में मार दिया लोगों को, उनके बस को मार दिया। आप बताइए, जो पुलिस ऑफिसर्स आज मारे गए, आपने कितना कॉस्ट किया उन पर? उनकी ट्रेनिंग पे कितने लाखों रुपए लगाए आपने उनको पे जो मरते हैं आप कंपेंसेशन देते हैं। सिटीजन और सिविलियन जो मारे गए ना, वो तो सस्ते का खाता है आपका। आप 3 लाख रुपए पकड़ा देते हैं, बाकी सब सत्यानाश हो जाता है। ये किस तरह का नेशनैलिटी है? किस तरह की ओनरशिप होगी लोगों में? किस तरह से पेट्रियोटिज्म आएगी लोगों के अंदर कि हम एक तरफ से टेररिस्ट हमको मारे, दूसरा हम देख रहे हैं कि एक तरफ से बातचीत हो रही है। देखिए, जिनके लोग कत्ल हुए हैं सिर्फ वो माफ कर सकते हैं, किसी को राइट नहीं और माफ करने का। अच्छा रफत सईद, ये बताइएगा कि बात हुई ट्रेनिंग और इस्तेदाद की। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा इस हवाले से काफी काम हुआ। एक तो पुलिस की नफरी भी बढ़ाई गई, 40,000 से बढ़ाकर 80,000 की गई और काफी उनको ट्रेन भी किया गया। कराची पुलिस में आप समझते हैं, सिंध पुलिस में, कि उनकी इस्तेदाद बढ़ाने पर कुछ काम किया गया है? पहले ही वो हम देखते थे कि वीवीआईपी ड्यूटीज पर इतनी ज्यादा तैनातियां होती थी। अब इस्तेदाद का मामला यह है कि हमने आराम बाग में वो एक पुलिस एहलकार जिसको बाइक पर कत्ल कर दिया गया था, उस पर आपने देखा कि उस बेचारे ने फायर भी किया रिटेलिएशन में, लेकिन वो जाके रगा राहगीर को और दहशतगर्द सफाकी से फायर करके उसको हलाक करने में कामयाब हो गए। इस्तेदाद के हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए अशफाक साहब, पहली बात तो मैं कहूंगा कि जो एक बात जमील साहब ने कही वो मैं उसकी तायीद करूंगा, और दूसरा मैं इसमें कहूंगा कि एलीट फोर्स को जो टारगेट बनाया गया है, अगर आप देखें कराची में जब भी टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है तो एलीट फोर्स के एहलकार बहुत आगे आगे होते हैं। तो उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन से ये मैसेज दिया है, जिसने भी ये किया है, उन्होंने एलीट फोर्स को निशाना ऐसी नहीं कि कोई बस मिल गई है और वैसे ही कर लिया, बड़ी प्लान से और मनसूबाबंदी से काम किया है। आपने बात की ट्रेनिंग की, एक अफसोसनाक पहलू यह है कि कराची पुलिस में जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूं, सिर्फ ट्रेनिंग की बातें सुन रहा हूं। मैं सिर्फ ये सुन रहा हूं कि ये अब इस्तेदाद कम है, हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। पैसा भरपूर तरीके से मिलता है, पुलिस में इस्तेमाल नहीं होता। मोबाइलें लाई जाती हैं, तमाम नई मोबाइलें जो हैं वो स्क्वाड में दे दी जाती हैं। वो आप देखें अरकान असेंबली को जाकर आप सिने असेंबली में देख लें, पुरानी गाड़ियों को वही धक्का लगा, आप पिकेट पे देखें, रास्ते में जो तलाशियां स्नैप चेकिंग हो रही है, पुरानी मोबाइलें खड़ी हुई हैं। नई मोबाइलें या तो वजीरा को दे दी जाती हैं या प्रोटोकॉल में दे दी जाती हैं। अब रही इस ट्रेनिंग की बात, ट्रेनिंग के कई प्रोग्राम आते हैं। दहशतगर्दी के नाम पर दुनिया ने हमारी बहुत मदद की, अमेरिका की तरफ से भी। अब पिछले दिनों आपने देखा कि अमेरिकी सिफारतखाने ने गाड़ियां दी, वो गाड़ियों का कुछ पता नहीं चला वो कहां गई, किसके इस्तेमाल में। इसी तरह जर्मनी की तरफ से भी इस तरह की ऑफर की गई है और वो भी इक्विपमेंट भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग का भी इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, आला अफसरान जो है
जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया के दौरों पर चले जाते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड चले जाते हैं, बेचारे ट्रेनिंग इनको जमील यूसुफ साहब ये फरमाइएगा, रफत साहब ने कहा कि पैसे होते हैं, दिए जाते हैं, लेकिन न जाने कहां चले जाते हैं। हम पहले कह रहे थे कि हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात में कोई तीसरा फरीक है जो निशाना बना देता है, मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश करता है। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत और पुलिस के दरमियान भी कोई तीसरा फरीक है जो कि पैसे सही जगह खर्च नहीं होने देता। क्या मामला है ये? देखिए, आपको मैं सीरियसनेस बताऊं, आपके पास अभी तक प्रोविंस में होम मिनिस्टर नहीं है। बताइए आप, इतनी इम्पोर्टेंट, इतना टेररिज्म किया जा रहा है, आपको तो हर प्रोविंस में होम मिनिस्टर चाहिए। सही। आप बताइए, अगर चीफ मिनिस्टर अपने पास होम मिनिस्टर 24 घंटे भी काम करे तो कम है। आपको तो होम मिनिस्टर नहीं, आपको तो डेप्यूटी होम मिनिस्टर भी चाहिए। तो आप बताइए कि सीरियसनेस कहाँ है? ये बजटिंग, ये मॉनिटरिंग, ये पब्लिक सेफ्टी बोर्ड बनना था बिफोर दिस ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज। अगर वो बनता तो आज जो पॉलिटिकल उंगलियां उठती हैं इनोसेंट लोगों के बारे में, वो नहीं उठती, रिड्रेस मिलता उनको। आइडिया तो यही था ना, हम क्रिमिनल्स को पकड़ना चाह रहे हैं, राइट? हमें और कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, हमें क्लैरिटी चाहिए, तो वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो कैसे चलेगा काम? अच्छा, एक और चीज हमने देखी जमील यूसुफ साहब कि जब वाकयात होते हैं, चौधरी असलम को आपने देखा किस तरीके से निशाना बनाया गया शफाफ तरीके से, और एक नए तरह का बारूद सामने आया जो जंग अजीम अव्वल में यूज हुआ था, NETN करके कोई बारूदी मवाद था कि जिसको ट्रेस करना, एयरपोर्ट तक पर भी उसको ट्रेस करना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का वो बारूदी मवाद होता है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब मामलात का पता भी चल जाता है, हम वक्ती तौर पर हमारी आंखें खुलती हैं और फिर हम खामोश होकर सो जाते हैं। पहले बात की गई कि 100 बुलेट प्रूफ मोबाइल्स दी जाएंगी, नफरी दी जाएगी। आज फिर एक इजलास हो रहा है, वजीर दाखिला और वजीर आला उसमें मुत्तफिक हैं जी कि जो इस धमाका खेज मवाद की निशानदेही करने वाले आलात दिए जाएंगे। भैया, इससे पहले आप लोग कहां थे? बिल्कुल सही है। देखिए, एक्सप्लोजिव्स की मूवमेंट तो इंटेलिजेंस नेटवर्क का काम है ना। ये कैसे आई शहर में, कैसे बिकी, कैसे आम आदमी के हाथ में आए? आप बाहर के मुल्क में जाके खरीद के तो दिखा दीजिए, आपको इमीडिएटली ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। वेपन्स की ट्रैकिंग है, बुलेट्स की ट्रैकिंग है, हर चीज की ट्रैकिंग है वहाँ। कौन सा एक्सप्लोजिव? हालांकि अमेरिका की अगर हम बात करें, सुपर पावर है और वहां पर हर घर में असलहा पाया जाता है, उसके बावजूद दहशतगर्दी के वो वाकयात रोनुमा नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सबक सीखा है ऐसे वाकयात से। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, उन्होंने अभी ट्रैकर्स लगाए हैं सैटेलाइट के साथ और बड़ी बिल्डिंग के साथ लिंक करके। अगर कोई मिसयूज करता है और फायर करता है तो वो ट्रैकिंग करता है किस डायरेक्शन से बुलेट आई, किधर से फायर हुआ, और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। हमारे यहाँ पे इतने पुलिस वाले मारे गए, रेंजर्स पे बम ब्लास्ट हुए, हम तो पकड़ ही नहीं पाए इन किसी को भी। इनमें से अगर चंद कुछ पकड़े हैं तो वो चीज रुक ही नहीं रही है। हम तो बिल्कुल एक सीरियसनेस जो आती है इश्यूज पे, वो हम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, उनसे भी बात करते हैं। नदीम मलिक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मामला खैबर पख्तूनख्वा से कहीं आगे निकल चुका है। इब्तिदा में तालिबान का गुस्सा खैबर पख्तूनख्वा में निकलता था, लेकिन तालिबान अब इनकारी है कि वहां पर हमने दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं किया, पेशावर बम धमाकों से रिलेटेड। कराची में आज पुलिस एहलकारों की बस को निशाना बनाया गया, उसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है। ये क्या हो रहा है? अमन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और धमाके भी साथ साथ हैं। देखिए इशफाक, कभी आप जो पुलिस वालों के लिए इक्विपमेंट का सवाल कर रहे थे, दो चीजें हैं। जब काउंटर टेररिज्म के लिए आप तैयारी करते हैं तो एक अपने आपको इक्विप करना है अपनी फोर्सेज को कि वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ सके। दूसरा हिस्सा ये है कि वो फोर्सेज जो आपके ना सिपाहियों को छोड़ रही है, ड्यूटी दे रहे हैं, ना फौज को छोड़ रही है जो आपकी सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर है, ना वो फौज जो ड्रॉप्स लाने वाली खवातीन को छोड़ती है, ना ही बच्चे उससे महफूज है। बेसिकली आपको पॉलिसी डिसीजन लेना है कि वो लोग जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हैं उनको आपने स्पेस देनी है या उनके खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई करनी है। हम उस भरपूर कार्रवाई से और नागुज़ीर वजूहात की बिना पर शायद स्टेट लगता है कि कुछ का शिकार है या खौफ का शिकार है कि जब हम कार्रवाई की जानिब जाएंगे तो इसका जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट है वो हमारे अर्बन एरियाज में देखा जाएगा। चूंकि तालिबान ने इस हवाले से बयान दिया था कि वो पंजाब को निशाना बनाएंगे, ये खौफ है, या फिर इमरान खान साहब ने जिस जानिब इशारा किया कि कामयाबी के इम्कानात 40% हैं, वजह क्या है? इमरान खान की स्टेटमेंट से मुतफिक नहीं हूँ कि 40% कामयाबी के इम्कानात है। मुझे याद जहाँ तक पड़ता है जब वो ब्रीफिंग हुई थी उसके बाद हमने सीनियर ऑफिशियल से पूछा था
तो हमें ये बताया गया था कि 40% ग्रुप्स बातचीत के जरिए हो सकता है कि आमादा हो जाए। अगर कार्रवाई करनी पड़ी तो इम्कानात उसके मेरे ख्याल में ज्यादा इम्कानात इसी तरीके के हैं कि फौज जब भरपूर कार्रवाई करेगी और पॉलिटिकल मैंडेट जो है उसे हासिल होगा तो वो ऑपरेशन यकीनन कामयाबी से हमकिनार होगा। आप ये ध्यान में रखिए कि मुल्क के अंदर जब ये कोई इस तरह के जो लश्कर है या जत्थे हैं मुसल्ला, उसके खिलाफ फौज की हार ऑप्शन नहीं होती। फौज की हार का ऑप्शन ये है कि आपका मुल्क जो है कायम नहीं रह सकता। ये ऑप्शन तो है ही नहीं ना। मेरे ख्याल में फौज इस कदर वो कमजोर है और बुज़दिल है कि वो कहे कि इस ग्रुप से वो हार जाएगी। सिर्फ 40% इम्कानात है। मैं इस नंबर से मुतफिक नहीं। फौज ने जो ब्रीफिंग दी थी, जनरल इशफाक यानी ने ब्रीफिंग दी थी और हमने उसके बाद सीनियर ऑफिशियल से पूछा था उस ब्रीफिंग के बाद कि वो क्या प्रेजेंटेशन की है। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो बताया ये गया था कि अगर हुकूमत मैंडेट देती है, पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद है, कोलैटरल डैमेज का खतरा यकीनन मौजूद है जब इस तरह की कार्रवाई की जाए। IDPs के लिए सरकार को तैयारी पकड़नी चाहिए और फौज जब कार्रवाई करेगी तो उसके कामयाबी के इम्कानात यकीनन बहुत ज्यादा है। 40% का नंबर दुरुस्त नहीं है। ये कहीं से मेरे ख्याल में किसी और सेंस में यूज हुआ है जिसको इमरान खान ने यहाँ इस नंबर को कोट किया है। ठीक है, नंबर नहीं है। ठीक है नदीम मलिक साहब और इसके साथ साथ जमील यूसुफ साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। रफत सईद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, पाकिस्तान एट 7 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जमील यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, साबिक सरबरा CPLC हैं। उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमील यूसुफ साहब, फरमाइएगा कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि कराची को किस बड़े चैलेंज का सामना है? ज्यादा बड़ा चैलेंज जो है वो आपके ख्याल में जो अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जिसमें भत्ताखोरी है, टारगेट किलिंग्स हैं और स्ट्रीट क्राइम्स हैं, या फिर ये जो तालिबान का आंसर इस वक्त काफी एक्टिव नजर आ रहा है और इंस्टॉलमेंट्स को, सिक्योरिटी इंस्टॉलमेंट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी एहलकारों के दफातर को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ा मसला है हुकूमत के लिए इस वक्त। बिल्कुल, टेररिज्म है वही सबसे बड़ा चीज है और कोई चीज नहीं है। बाकी चीजें सब कंट्रोल हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। टाइम लगेगा, बता ये वो रोकना को आसान काम है। इसमें तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था और अच्छी खासी एफर्ट्स हुई हैं और ग्राउंड ग्रेन कर रहे हैं। बट अगर जब ये पुलिस वाले लॉ एनफोर्सिंग जो लोकल हैं वो टारगेट होंगे और कोई होप नहीं होगा उनको, उनके लोगों को जो मर्डर कर रहे हैं पकड़ने का, नेशनल एफर्ट नहीं होगा, तो फिर तो जाहिर है कि डिमोरलाइज ही रहेंगे। जब टीवी चैनल्स पे आके लीडर्स लाइक इमरान खान कहे कि पाकिस्तान का सक्सेस 40% है और ज्ञानी साहब का नाम ले, आप क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्रेव ऑफिसर्स हैं, जितने शहीद हुए हैं, हम उनको जो दे रहे हैं फेयर डील नहीं दे रहे हैं। आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आप गो अहेड दीजिए तो आपको प्रूफ करेंगे वो, और प्रूफ कर चुके हैं पहले। अच्छा, इमरान खान साहब इस हवाले से पहले भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात शुरू होंगे, 3-4 धमाके होंगे और फिर जो है वो ऑपरेशन की जानिब ही लौटेंगे। आप क्या समझते हैं यही वाहिद हल है? देखिए, बिल्कुल। आप क्यों, मतलब मैं तो कहता हूँ ऑपरेशन क्यों रोक रहे हैं? ऑपरेशन भी चलाते रहे। अगर वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं और मार रहे हैं तो ठीक है, नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं करें, आप हिट करिए, आप अपने टारगेट्स बनाइए, अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क करिए, आप जितने जो वजीरिस्तान है वहां पे आप हिट करते जाइए। आप भी अपनी फोर्स को क्यों रोक रहे हैं? अच्छा, रफत सईद साहब, कोलेटरल डैमेज का कितना, जिस तरह से जिक्र किया गया इससे पहले भी कि कोलेटरल डैमेज का खतरा है, अभी भी हमें नुकसानात हो रहे हैं, बाद में भी हमें नुकसानात होंगे। क्या चीज है जो हुकूमत को ऑपरेशन करने से रोक रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, ये माजी में हमने जो मियां नवाज शरीफ देखे थे वो नहीं है। बहुत सारे फैसले आप देखें उनके तो वो नहीं कर पा रहे। बहुत सारे इदारों से उनका भी तसादुम शुरू हो गया है और खासतौर से अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो उन्हें मौका फराहम किया गया ताकि हुज्जत तमाम रहे। तमाम सियासी जमातों को भी लाया गया, एक मीटिंग में तय पाया कि मुज़ाकरात किए जाएं, तमाम तरीके हरबे इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद आखिरी हल वही है, ऑपरेशन होगा, भरपूर तरीके से होगा, उसकी पूरी तैयारी मौजूद है और वही काम होना है। और आज के इस हमले के बाद जो कराची में किया गया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे, पुलिस पे, इसके बाद तो बड़ा वाज़ेह तौर से नजर आ रहा है। उसके बाद उन्होंने इसे ओन भी कर लिया। तो हुकूमत जो है बास फैसले करने में नहीं कर पा रही है और नजर आता है। और कराची के हवाले से तो बिल्कुल नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत की कोई तवज्जो है। अच्छा, कराची के हवाले से वफाकी हुकूमत की तवज्जो नहीं है, तो आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत की तवज्जो है सूबे? देखिए, सिंध हुकूमत की भी नहीं है। सिंध हुकूमत के जो मामला चल रहा है, मैंने आपसे पहले कहा, कराची में मामला जमीन का है। जमीन के मामला इस कदर पेचीदा हैं कराची शहर में कि ये सारे मसाइल का जड़ वही है।
चाहे भत्ताखोरी हो, चाहे ये टारगेट किलिंग हो, चाहे ये मामला हो रहे हैं, हर आदमी पैसे की जंग है। ये पैसा कराची में बेपनाह है। कराची के आउटर सर्कल में जो जमीनें हैं वो सबसे बड़ा मौजू बनी हुई है। उनके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो कराची की बदअमनी को इतना सादा ना लें कि हम बिल्कुल कोई मामला हो तालिबान बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ कराची में जमीन का एक फैक्टर ऐसा है कि जो इस झगड़े की जड़ है। जमील यूसुफ साहब क्या कहते हैं? आपने कहा कि इतना मसला नहीं होना चाहिए इन सारी चीजों पर काबू पाने के लिए, और खास तौर पर होना यही चाहिए कि इन सब चीजों पर जो भत्ताखोरी है, टारगेट किलिंग है, इन इश्यूज पर काबू पाकर दहशतगर्दी के ऊपर हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसीज फोकस करें। क्या चीज है जो आड़े आ रही है? कुछ विल नहीं लग रहा मुझे, और कुछ नहीं है। क्या चीज सरकार से बड़ी की कौन सी चीज हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता है। आर्मी की हेल्प ले सकते हैं, एफसी की ले सकते हैं, आप रेंजर्स की ले सकते हैं। आपको क्या चीज की कमी है इधर? आपको कोई फोर्स की या पावर की सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने रिक्रूटमेंट नहीं शुरू की पुलिस की। आप 1000 आदमी वाले लगाने वाले थे, वो अभी तक नहीं किया आपने। आपकी डिप्लीट होते जा रही है फोर्स, आप बैकअप नहीं कर रहे हैं। आप अर्बन सिटी के अंदर हैं, आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज आपने नहीं बनाई अभी तक। अगर आप रिक्रूटमेंट वैसे ही करने वाले जैसे पहले कर रहे थे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है हमारे फोर्सेस का। अच्छा, इससे पहले भी ऑपरेशन जो है वो 2003 से हम शुरू करते हैं। 2003 में ऑपरेशन किया, हैवी कैजुअल्टीज हुई हुकूमत को। उसके बाद जो है वो शकाई मुआहदा हुआ, उसके बाद फिर सरारोगा मुआहदा हुआ। लेकिन हुकूमत जो है वो पहले ऑपरेशन की तरफ जाती रही, फिर उसके बाद मुज़ाकरात करती रही। ऑपरेशन राह रास्त हुआ, ऑपरेशन राह निजात हुआ, स्वात का मुआहदा सबके सामने, यानी कि हुकूमत कमजोर पड़ती रही, फिर मुआहदे करती रही। खत्म क्यों नहीं कर सकी अब तक इन मामलों को? इससे पहले भी शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन की बातें होती रही, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते रहे कि ऑपरेशन खासा मुश्किल है, खासा वहां का जोग्राफिया मुश्किल है, इतना आसान नहीं है वहां पर ऑपरेशन करना होता तो पहले क्यों नहीं कर लेते? देखिए, आपकी फोर्स जब सचिन पर जा सकती है तो ये पहाड़ी एरिया तो कोई चीज ही नहीं रहा उनके लिए। वो भी यहीं के हैं, उनके पास भी फ्रंटियर फोर्स है, हर किस्म की कैपेबिलिटीज हैं, कमांडोज हैं। ये डिफिकल्ट टेरेन है बट इम्पॉसिबल टेरेन तो नहीं है। अगर आप इम्पॉसिबल टेरेन है तो फिर एक प्रोविंस उठा के दे दीजिए तालिबान को, फिर अगले साल दूसरा प्रोविंस दे दीजिए, तो फिर उन्हीं को कंट्रोल करने दें ना आप। मतलब कैसे आप इंसर्जेंसी? क्या हुआ श्रीलंका के अंदर, ब्रिटेन में क्या हुआ? 20-20 साल तक चलता रहा। कोई मैजिक नहीं है, मगर एक डायरेक्शन तो करें आप रिवर्सल्स तो ना करते जाए ना। आप जितने मुआहदे किए आप रिवर्सल किए, आपने अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी दिखाई, सामने वाले ने बेईमानी दिखाई। अब क्या हो रहा है? अगर जरा भी कोई कॉन्शियस होता, मॉरल्स होते तो नेगोशिएशंस के भले फेल हो जाए आगे जाके, फिलहाल तो ऑन होल्ड हो जाता है ना कि आप इनोसेंट लोगों को मारे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को क्रिपल करते जाएं। तो ये तो एक बिल्कुल ही डायरेक्शनलेस चीज है। अच्छा। जिसमें नेशनल यूनिटी नहीं आ रही। डायरेक्शनलेस चीज है। नेशनल यूनिटी आ गई, हम इनको खत्म करके रख सकते हैं। नेशनल यूनिटी न आने की वजह क्या? और खासतौर पर अगर हम कराची के हवाले से एक बार फिर इस्तेदाद के हवाले से बात कर लेते हैं, पुलिस एहलकार निशाना बन रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बुलेट प्रूफ मोबाइलें फराहम करने की बात हो रही थी, लेकिन आपने इशारा किया उस जानिब कि जो भी नई चीज आती है वो स्क्वाड्स में लग जाती है, वीवीआईपी सिक्योरिटी पर चली जाती है। तो ये कब रियलाइज करेंगे कि इनकी जान अहम जरूर है, लेकिन आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए? देखें, तो मैं तो ये कहूंगा शहर की सड़कों पे आपको जा बजा नजर आते होंगे। मैंने माजी में पहले भी जिक्र किया कि जिन लोगों के साथ पहले एक मोबाइल चलती थी, एक धमाके के बाद उसे 2 कर लेते हैं, उसके बाद अपने बच्चों की भी हिफाजत इसी तरीके से करते हैं। पुलिस फोर्स खुद उन्हें सिक्योरिटी फराहम करती है, गार्ड दे रखे हैं, उनको स्क्वाड की ड्यूटियां दे रखी हैं। बात यह है कि ये आम शहरी भी जो टैक्स पेयर है उसकी भी हिफाजत इनकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप वजीर आला के साथ देख लें, आप गवर्नर के साथ देख लें, आप वुज़रा के साथ देख लें। अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों का रिवाज आ गया था, अब बम प्रूफ गाड़ियों की बातें। चौधरी असलम के वाकये के बाद अब लोगों के पैसा बेपनाह है इस शहर के अंदर, ताजिरों के पास भी, सियासतदानों के पास भी। और जिस तरीके से पैसा कमाया है सियासतदानों ने, वो सबको पता है किस तरीके से कराची में जो मामला हो रहे हैं, नौकरियां यहां बिकती हैं, पुलिस में भर्तियों की बात आएगी, फिर पैसे चलेंगे। मेरिट का तो जनाजा निकल चुका है इस शहर के अंदर, ना मेरिट पे कोई चीज नहीं है। माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने नौकरियां तकसीम की, उन्होंने सहाफियों को, रिश्तेदारों को भी। जमील साहब ये फरमाइएगा कि एक चीज हमने ये देखी कि आज जो इजलास हुआ वजीर आला साहब और वजीर दाखिला के दरमियान मुलाकात में, और खासतौर पर जो ओवरऑल इजलास उसमें ये
चीज कही गई कि धमाका खेज मवाद की निशानदेही करने वाले आलात फराहम किए जाएंगे। तो इससे पहले हम एयरपोर्ट्स वगैरह पर जाते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि एक सिक्योरिटी एहलकार ASF का या कोई दूसरा एक आला लेकर आपकी गाड़ी के पास से गुजरता है और फिर आपको क्लियर कर देता है। इसी तरह के आले कई जगह पर आप देख रहे होंगे, शॉपिंग मॉल के अंदर कई जगहों पर यूज हो रहे हैं। तो क्या वो इनफेक्टिव थे? ये जो अब जो है वो इस तरह के आलात फराहम करेंगे जो निशानदेही कर सकेंगे, इससे पहले क्या होता रहा? नहीं, जो देखिए लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, ये चीजें आ रही हैं, वो तो है ही नहीं। अभी आप कहते हैं कि ऑपरेशनल पुलिस जो थाने की है उसको बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहन ही नहीं सकते, जो आपके पास है वो भी नहीं पहने जाएंगे। ये होता ही नहीं है, किधर भी दुनिया में ऑपरेशनल पुलिस जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती ही नहीं। आप बोल रहे हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भी ये चलेंगे, ऐसे नहीं होता। आपकी स्नैप चेकिंग होती है, आप वो चेकिंग कराते हैं, आप वो मूवमेंट्स को देखते हैं। देखिए इराक जाके देख लें, बगदाद में देख लें, वहां तो बड़ा वॉर चल रहा है ना, वहां पे कैसे उतने बम ब्लास्ट और वहां किलिंग्स नहीं जितनी हमारे यहाँ हो रही है। तो क्या आप उनसे बदतर हो गए? इसका मतलब ये चीजें जो हैं ये प्रोफेशनली बैठ के उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको एक डायरेक्शन। आप हुकूमत की आप कहते हैं कि डायरेक्शन नहीं है। हाँ, इंटेलिजेंस नेटवर्क आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नहीं है, कॉमन डेटा नहीं है, आपके पास क्रिमिनल्स के स्केचेस नहीं है, आपके पास वॉइस मैचेस नहीं कर रहे हैं, आप उनके ऊपर ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल ट्रेल्स नहीं कर रहे हैं। बेतहाशा काम है बाकी करने के लिए। ये चीजें तो साइमल्टेनियसली चलाने की बात है। अच्छा रफत सईद, आखिर में क्या समझते हैं, विल नहीं है हुकूमत की या फिर डायरेक्शन नहीं है? डायरेक्शन देगा कौन? देखिए ना, डायरेक्शन है ना विल है, और बात है कि डायरेक्शन देने वाली हुकूमत होती है, पुलिस को भी और सब चीजों को। हुकूमत इस काबिल नहीं है सिंध की। पिछले 5 साल हम देख चुके हैं, बिल्कुल जो रिजल्ट सामने आए वो सबके सामने है। बात है अगर ये चाहें तो ये बिल्कुल कर सकते हैं ऑपरेशन। कराची पुलिस में वो सलाहियत मौजूद है, लेकिन सियासत से दूर होना पड़ेगा। अंदरूनी खाना जो इख्तिलाफात हैं वो तबाह कर देते हैं। कराची पुलिस में इख्तिलाफात बेपनाह हैं आपस में, जिसकी वजह से कामयाबियां नहीं मिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रफत सईद, आप स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद रहे। इसके अलावा जमील यूसुफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन किया और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आप और खासी अच्छी गुफ्तगू रही। नाज़रीन, मुल्क हालत जंग में है, गैर मामूली हालात गैर मामूली इक़दाम का तकाजा करते हैं, खासतौर पर जब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जामिन हमारे सिक्योरिटी एहलकार ही आए रोज निशाना बन रहे हों तो बेचारे आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। दहशतगर्दी के खात्मे और मुजरिमों से जवाबदेही के लिए रियासत और उसके तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। पाकिस्तान@7 से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहबान।